डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का जो आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स है, पोषण एवं नैदानिक आहार, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस, इसका प्रैक्टिकल नंबर 5 एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, उसके बारे में हम लोग उसके विषय में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर अध्ययन कर रहे हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम पोषण और नैदानिक आहार चुना है, तो द्वितीय वर्ष का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो दिया हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है वो है वृद्धावस्था में पोषण का महत्व और वृद्धावस्था में आहार आयोजन को समझाइए। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन ओल्ड एज एंड डाइट प्लानिंग इन ओल्ड एज। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में बैक टू बैक देखेंगे और आप लोग इसको अपने प्रैक्टिकल डायरी यानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करिएगा। 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2002 में दुनिया में अनुमानित 605 मिलियन वृद्ध लोग थे, जिनमें से लगभग 400 मिलियन कम आय वाले देशों में रहते हैं। ऐसे देश जहां पर पॉपुलेशन जो है उनकी जो पर हेड इनकम है वो बहुत कम है। 2025 तक कम आय वाले देशों में लगभग 840 मिलियन के साथ दुनिया भर में वृद्ध लोगों की संख्या 1.2 बिलियन से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार शारीरिक, सामाजिक, वित्तीय और सांस्कृतिक कारक भी एक श्रृंखला वृद्ध लोगों की पोषण स्थिति को प्रभावित करती है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पोषण और वृद्धावस्था यानी वृद्धावस्था और पोषण, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बुढ़ापे के कारण शरीर के क्षय होने से संबंधित रोग हृदय, रक्तवाहिनियों, हड्डियों और जोड़ों को चपेट में ले लेते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए शारीरिक सक्रियता और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखने योग्य कुछ सामान्य बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं। बुढ़ापा शरीर की मेटाबॉलिक दर, पाचन शक्ति, गुर्दे की कार्यक्षमता आदि में कमी कर देता है। इसका सीधा असर दवाओं की खुराक पर पड़ता है, जो कि 20 से 25% तक कम होनी चाहिए। मोटापा हृदय रोगी, मस्तिष्क आघात, उच्च रक्तचाप और शुगर की बीमारियां तक ले जा सकती है। इसलिए नियमित रूप से प्रतिदिन तेज गति से 30 मिनट पैदल चलने की सलाह दी जाती है। वृद्धावस्था में से कम यानी 5 से 6 घंटों की नींद की आवश्यकता होती है। दोपहर में सोने का त्याग और देर रात्रि तक सक्रिय रहना बंद करने से रात्रि में बढ़िया नींद लाने में मदद मिलती है। दोपहर में घंटों सोने के मुकाबले 20 मिनट की झपकी लेना बेहद होता है। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप इस वीडियो लेक्चर से यदि आप अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मस्तिष्क एक मांसपेशियों की भांति है जिसे डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी स्थितियों से बचाव के लिए मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगले 10 सालों में अवसाद वृद्धावस्था की सबसे बड़ी बीमारी होगा। सक्रिय सामाजिक और पारिवारिक जीवन, दादा दादी होना और मित्र रिश्तेदारों से मिलने वाला सहयोग अवसाद का सर्वश्रेष्ठ प्रत्युत्तर है। बात आती है वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या है। एक, वृद्ध व्यक्ति कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत, हृदय को स्वस्थ और वजन को स्थिर रख सकता है। यहाँ हम वृद्ध व्यक्ति के लिए आवश्यक कुछ पोषण तत्वों के महत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ में कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत बढ़ जाती है। वृद्ध लोगों को अपनी हड्डियों को स्वस्थ
रखने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। कंकाल की संरचना के समुचित कार्य के लिए शारीरिक व्यायाम महत्वपूर्ण है। व्यायाम के साथ साथ सभी बुजुर्ग लोगों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में बहुत मददगार हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी के स्रोत। कैल्शियम के विश्वसनीय स्रोत ताजे अनाज और फलों के रस, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, नरम हड्डी वाली मछली और डेयरी उत्पाद। विटामिन डी के कुछ प्रमुख स्रोत में वसा युक्त मछली जैसे अंडे, सामान, दूध और पनीर शामिल है। तो सबसे पहला आता है, यहाँ पर हमने पढ़ा, मुख्य बात कैल्शियम की होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B12। साथियों, आप लोग जानते होंगे विटामिन B12 का पूरा नाम होता है या रासायनिक नाम होता है या सामान्य नाम होता है साइनोकोबाल्ट एमीन। उम्र बढ़ने के साथ B12 का सीरम स्तर कम होता जाता है। कम सीरम B12 की स्थितियों गैस्ट्रिटिक शोध के कारण होने वाले कुअवशोषण से जुड़ी है। विटामिन बी के प्रमुख स्रोत है, इनमें दुबला मांस, मुर्गी पालन, दूध और वसा उत्पाद और समुद्री भोजन शामिल है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क पर्याप्त विटामिन B12 नहीं ले सकते हैं, अतः आपको हमेशा डॉक्टर या प्रमाणिक पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही विटामिन B12 सप्लीमेंट्री लेना चाहिए। फाइबर आहार फाइबर वृद्ध लोगों में हृदय रोग के जोखिम को कम करने में उपयोगी है। टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी कम होता है। आहार फाइबर का पर्याप्त सेवन बनाए रखना, विशेष रूप से थोक बनाने वाले अनाज फाइबर, वृद्ध व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कब्ज को रोकने के लिए आहार फाइबर भी आवश्यक है। आहार फाइबर की कमी से बड़ी आंत के कैंसर का विकास हो सकता है। फाइबर का सेवन धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कम से उच्च फाइबर आहार में अचानक बदलाव से दस्त, ऐंठन, पेट फूलना या कब्ज हो सकता है। आहार फाइबर के प्रमुख स्रोत जिसमें फल, सब्जियां, साबुत गेहूं का अनाज, आटा और अनाज, बीन्स और मटर शामिल है। पोटेशियम। पर्याप्त पोटेशियम की खपत और सोडियम नमक का सीमित सेवन वृद्ध व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम कर सकता है। पोटेशियम के स्रोत महत्वपूर्ण फल, नट्स, बीन्स, पालक, मशरूम, ब्रोंकली आदि शामिल है। बात करते हैं आयरन। आयरन की अनुशंसित आहार भत्ता 9 मिलीग्राम प्रतिदिन है। आयरन सभी आयु वर्ग के मनुष्यों में आहार में एक आवश्यक पोषक तत्व है। पर्याप्त आयरन अवशोषण विटामिन सी के पर्याप्त सेवन पर निर्भर करता है। अब आयरन के प्रमुख स्रोत क्या है? तो मटन, पोल्ट्री और मछली और बीन्स आयरन के अच्छे स्रोत है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट यानी सूखे मेवे, खजूर, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड अनाज भी पर्याप्त आयरन प्रदान करते हैं। फैट ने वसा। वृद्ध लोगों और मोनो अनसेचुरेटेड या पॉलीसेचुरेटेड वसा खाना चाहिए। संतृप्त और ट्रांस वसा की कम सांद्रता वाले खाद्य पदार्थ हृदय रोग होने से जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। अब वसा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से बीज एवोकाडो में पाए जाते हैं, जिसमें वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड फिश। लिक्विड सब्सटेंस, तरल पदार्थ। वृद्ध लोग विशेष रूप से बहुत अधिक उम्र के या किसी बीमारी के एक उन्नत चरण में प्यास महसूस करने की क्षमता में कमी के कारण विशेष रूप से निर्जलीकरण का खतरा रहता है, मतलब डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। तरल पदार्थ का पर्याप्त सेवन करना आवश्यक है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। यदि बुजुर्ग व्यक्ति अपने फाइबर का सेवन बढ़ाते हैं तो उन्हें पानी का सेवन अवश्य बढ़ाना चाहिए। बात आती है प्रोटीन की। वृद्ध लोगों में प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों को नुकसान होता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी बनता है। आहार प्रोटीन का सेवन मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है, जो दुबला मांसपेशियों, ताकत और कार्य के द्रव्यमान को बढ़ाता है।
आहार प्रोटीन का सेवन उरु गर्दन की हड्डी खनिज घनत्व को बढ़ाता है। यह फ्रैक्चर को जोखिम को भी कम करता है और शरीर में कैल्शियम की एकाग्रता में सुधार करता है। खाद्य और पोषण बोर्ड के अनुसार बुजुर्गों के लिए अनुशासित दैनिक प्रोटीन का सेवन 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन है। प्रोटीन की आवश्यकता तब बढ़ जाती है जब वृद्धों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विशेष रूप से बड़ी सर्जरी के लिए इस अवधि के दौरान प्रोटीन का सेवन दैनिक ऊर्जा सेवन का 10 से 35% होना चाहिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत आप लोग जानते साथियों, मछली, मुर्गी, सोया चंक्स, दालें, फलियां, अंडे और दूध उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद आती है फोलिक एसिड की बात। वृद्ध लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जो फोलिक एसिड से भरपूर हो। यह डीएनए के संश्लेषण और अमीनो एसिड की चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। फोलिक एसिड के प्रमुख स्रोत ताजी हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा, बीन्स, मटर, डेयरी उत्पाद, अंडे, समुद्री भोजन, मुर्गी पालन और मजबूत खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, अनाज, पास्ता आदि। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन 50 वर्ष की आयु के बाद कैलोरी की आवश्यकता को 5% तक कम कर देते हैं। और यदि हम लोग देखें 60 वर्ष की आयु के बाद अगले हर 10 वर्षों के लिए ये कमी 10% की दर से बढ़ती जाती है। इसका अर्थ ये है कि 80 वर्षीय वृद्ध को किसी युवा वयस्क द्वारा ली जाने वाली कैलोरी से केवल 2/3 कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से भोजन आसानी से पचने वाला होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए इसमें वसा की मात्रा निम्न होना चाहिए। आहार में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, कम वसा युक्त दूध, पनीर और कम तेल युक्त लीन मीट होना चाहिए। फल जिनमें सूखे मेवे भी शामिल हो और सब्जियां विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। इसमें सामान्य शरीर की क्षति और क्षय से मुकाबले में मदद मिलती है। शारीरिक चोटों से बचने के लिए अपनी हड्डियों को स्वस्थ हेतु सूर्य से प्राप्त होने वाले विटामिन डी और कैल्शियम से समृद्ध आहार जरूरी है। रेशे का उच्च मात्रा में सेवन कब्ज दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। गुर्दे की कार्यक्षमता को बढ़िया बनाए रखने के लिए प्रोटीन का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सफ़ेद रंग के पदार्थों जैसे रिफाइंड शक्कर, नमक और मैदे से परहेज करें। नींद के दौरान बार बार मूत्र त्याग से बचना है और इसके लिए नींद में होने वाली बाधा को दूर करने के लिए सोने से पहले दूध या जूस जैसे तरल पदार्थों का सेवन ना करें। तो साथियों, ये था आपका जो वोकेशनल कोर्स है न्यूट्रिशन और डाइटिशियन, द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 5। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने देखकर प्रैक्टिकल डायरी बनाई होगी, नोट डाउन किया होगा। तो साथियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है और इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।